Good morning, dear student. Myself, Vipul Kumar Parewa, Assistant Professor in Zoology, Government PG College, Dausa. Today is my lecture on BSc थर्ड ईयर जूलॉजी की जो इकोलॉजी की बुक है, आज उसके अंदर हमारा टॉपिक है। मैंने मेरे इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि सॉइल पॉल्यूशन और जो लैंड पॉल्यूशन जो है उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे कि इफेक्ट जो इसके हैं वो क्या है। मृदा प्रदूषण के स्रोत हमने कल विस्तार से चर्चा की थी कि भाई ये किन कारणों से मृदा प्रदूषण होता है। आज हम बात करेंगे कि मृदा प्रदूषण से जो प्रभाव पड़ते हैं, अब वो प्रभाव भी दो कैटेगरी में किए गए हैं। एक तो है कि इकोसिस्टम में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इकोसिस्टम के अंदर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरा जो ह्यूमन हेल्थ है, मनुष्य का जो स्वास्थ्य है, उस स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ता है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में यदि मैं बात करूं तो पारितंत्र जो है हमारा पर्यावरण तंत्र, उसके अंतर्गत भूमि प्रदूषण को लेकर क्या असर पड़ता है वो हम देख रहे हैं। अभी मेरे पहले के वीडियो में आपने एक चीज देखी होगी, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जो मृदा होती है उसकी मृदा की अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है। मृदा भी कोई एक प्रकार की नहीं होती है, अलग अलग प्रकार की मृदा होती है। बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, इनके जो मिट्टी के कण होते हैं उन कण के आधार पर, जल धारण करने की क्षमता के आधार पर मृदा का वर्गीकरण किया गया है। मृदा अनेक प्रकार की होती है। अब अनेक प्रकार की मृदा में अलग अलग प्रकार की फसलें उगती हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर मिट्टी के अंदर कोई एक फसल बहुत अच्छे से ग्रो करती है, जबकि उसी मिट्टी में मैं कोई दूसरी फसल लगाना चाहूँ तो वो उसको इतना सपोर्ट नहीं करती है। तो कहने का मतलब है मृदा का जो अपना संरचना है, जो उसका संगठन है, वो संगठन एक फसल के लिए जिम्मेदार होता है। कई बार क्या होता है, वायु प्रदूषण के साथ जब ये एसिड रेन आती है, एसिड रेन जब सॉइल में आती है तो ये सॉइल की प्रॉपर्टी को चेंज कर देती है। मृदा की जो प्रकृति है उसको ये एसिड रेन अम्लीय प्रकृति में कन्वर्ट कर देती है। फलस्वरूप जो मृदा की मूल स्वरूप है वो स्वरूप डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरे में बात करूं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप लोगों को अच्छे से पता है कि मृदा के अंदर कई प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव फसलों को लाभ भी पहुंचाते हैं और फसलों को हानि भी पहुंचाते हैं। यदि मैं लाभ के संदर्भ में बात करूं तो नाइट्रोजन से रिलेटेड जितने भी बैक्टीरिया हैं, चाहे वो विनाइट्रिक कार्बन हो, चाहे नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु हो, तो ये जीवाणु जब मृदा के अंदर रहते हैं तो ये प्रदूषकों की उपस्थिति में इन जीवाणुओं की मृत्यु हो जाती है। फलस्वरूप जो नाइट्रोजन का क्षरण का काम होता है वो काम वहां पर रुक जाता है और इससे सीधे सीधे फसल को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा मृदा में कई प्रकार के कवक भी पाए जाते हैं जो कि मृदा के लिए सहचर्य का काम करते हैं। लेकिन जब हम खेती बाड़ी में कवकनाशी का उपयोग करते हैं तो इन पेस्टिसाइडरों के फलस्वरूप जो मृदा के अंदर मूल स्वरूप में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनको नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन बायोमैग्निफिकेशन के संदर्भ में मैं कहूं तो कुछ रसायन जो कि मृदा के अंदर मिल जाते हैं। जब हम कृषि करते हैं तो हम हमारे फसलों को अच्छा ग्रो करें तो उसके अंदर उर्वरक भी डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, तो ये चीज उस मृदा के अंदर संचित हो जाती है और वो मृदा के माध्यम से खाद्य श्रृंखला के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं डीडीटी। डीडीटी एक ऐसा रसायन है जो लंबे समय तक शरीर के अंदर उसी स्थिति में बना रहता है और ये आगे जाकर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इस प्रकार आप देखिए कि बायोमैग्निफिकेशन के क्रम में जो रसायन जमीन के अंदर होते हैं घातक विषैले, ये रसायन आहार खाद्य श्रृंखला के अंदर पहुंचकर हमें और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसी में नेक्स्ट है जैसे स्लरी वगैरह, गाद वगैरह। आप देखते हो कि ग्रेनाइट की जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, जो फैक्ट्रियों में ये ग्रेनाइट का जो कटिंग होती है, इन पत्थरों को काटने के फलस्वरूप बहुत ज्यादा मात्रा में धूल और गाद मृदा के अंदर एकत्रित हो जाती है जो कि मृदा को नुकसान पहुंचाती है। अब यदि हम बात करें इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, मनुष्य के स्वास्थ्य के संदर्भ में हम इस टॉपिक का अध्ययन करें तो देखिए इफेक्ट्स
ऑन ह्यूमन हेल्थ, मनुष्य के स्वास्थ्य के संदर्भ में भाई हमें इससे क्या नुकसान होता है। तो देखिए सॉइल, और सॉइल मिल जाएगा वाटर में, सॉइल फूड, सॉइल बॉडी। मैं यहाँ इन 3 टॉपिक से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि मृदा प्रदूषित है या उसके अंदर कोई खतरनाक रसायन है तो बरसात या वर्षा की स्थिति में ये मृदा से होता हुआ जल के अंदर चला जाएगा। मान लीजिए किसी नदी में चला गया, किसी तालाब में चला गया, किसी सरोवर में चला गया, और इससे हम सीधे सीधे पीने के पानी के रूप में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ से कोई पानी के प्लांट है, वो पानी का प्लांट इसको लेकर हमारे घर में जो नल आ रहा है उसके अंदर इस पानी को सप्लाई करते हैं, तो हम अप्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे मृदा से प्रदूषित तत्वों को ग्रहण कर रहे हैं। दूसरा देखिए सॉइल और फूड का जो कॉम्बिनेशन है, मृदा के अंदर आपको पता है जितनी भी वनस्पतियां हैं वो मृदा के अंदर उगती है। अब यदि मृदा ही प्रदूषित है तो उससे तैयार होने वाली जो फसल है उसके अंदर भी उसके एलिमेंट्स जाएंगे, और इन एलिमेंट्स को हम फसल के रूप में खाद्यान्न के रूप में यूज कर रहे हैं। अब वो चाहे फल हो सकता है, चाहे वो फूल हो सकता है, चाहे वो गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, कुछ भी XYZ जो अपने को वनस्पति से प्राप्त हो रहा है उसका आहार को हम लेंगे तो हम उससे बीमार पड़ जाएंगे। नेक्स्ट है सॉइल से बॉडी। मृदा में आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों को एलर्जी होती है। अभी घर में साफ सफाई होती है तो धूल की डस्ट की एलर्जी होती है। उसी प्रकार बच्चे छोटे मृदा के अंदर खेलते रहते हैं। मृदा में खेलने के फलस्वरूप मृदा में उपस्थित जितने भी प्रदूषणकारी तत्व हैं वो सीधे सीधे स्किन के ऊपर हमला करते हैं। इससे आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी और ये संदूषण का शिकार हो जाएंगे। इस प्रकार से हम यदि ह्यूमन हेल्थ की बात कर रहे हैं तो सॉइल की वजह से हमें कई प्रकार की नर्वस सिस्टम जैसी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। एक इसी के अंदर कंसेप्ट है कार्सिनोजन, कैंसर जन कारक। कैंसर जन कारक यदि इसके अंदर है मृदा के अंदर तो वो आपको कैंसरग्रस्त भी कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा प्रदूषण के फलस्वरूप मनुष्य का जो स्वभाव है, उसका व्यवहार है, उसकी जो शारीरिक संरचना है वो सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। तो हमें मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। इसी में एक नया श्रृंखला है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस कचरा प्रबंधन। यदि पानी के संदर्भ में होता तो लिक्विड मैनेजमेंट हो जाता, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट। सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट के कुछ स्टेप्स हैं, हम स्टेप के अकॉर्डिंग आपसे बात करेंगे। सबसे पहले है प्रभावी संचय व परिवहन, इफेक्टिव कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। आप लोगों ने देखा होगा इस समय भी एक योजना चली हुई है जिसे अपन कचरा वाहिनी कहते हैं। कचरा वाहिनी आपके घर घर आती है और आपने स्लोगन भी सुना होगा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो वो जो कचरा वाहिनी है वो वहाँ से आपके घर से प्रत्येक कचरे को एकत्रित करती है और संबंधित स्थान जिसको अपन डंप यार्ड कहते हैं या कुछ भी कहते हैं वहाँ पर लाकर उसको डालने का कार्य करती है। अब ये कचरा वाहिनी भी पैक होनी चाहिए ताकि उसके अंदर जब वो परिवहन में आए तो रास्ते में उसका कूड़ा करकट उड़ता हुआ न जाए, बल्कि बिल्कुल सेफ अवस्था के अंदर वो पहुँच जाए। दूसरा है इसके अंदर क्लासिफिकेशन। देखिए कचरा भी अनेक प्रकार का होता है। कचरा इसका मतलब ये नहीं है कि वो कचरा ही है। कचरे के अंदर कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती है जिनसे वर्मी कंपोस्ट खाद भी तैयार हो सकती है, पुनः चक्रण में भी काम आ सकता है। इसमें कैटेगरी होती है जैव अपघटनीय, जैव निम्न अपघटनीय। भाई जो चीज़ वापस काम में आ सकती है उसको हम काम में भी पुनः ले सकते हैं। नेक्स्ट है उपयुक्त स्थान का चुनाव। कचरा प्रबंधन के लिए हमें उपयुक्त स्थान की आवश्यकता होती है। आवश्यकता से मतलब वो शहर से दूर होना चाहिए जहाँ जल्दी से वो आपके संपर्क में नहीं आए। इसके आसपास से कोई सीवरेज लाइन नहीं गुजर रही हो, कोई पेयजल की लाइन नहीं गुजर रही हो। अदरवाइज ये कचरा जो इसके रसायन है ये आपको सीधे सीधे प्रभावित करेंगे। तो लैंडफिल करने के लिए एक गड्ढेनुमा संरचना खोली जाती है, इसके अंदर कचरा डाला जाता है। कचरे को अपन ने वर्गीकृत कर लिया, जो काम का कचरा उसको रोक लेते हैं, जो बेकार का कचरा है उसको हम वहीं पर डालते हैं। नेक्स्ट है घातक, विस्फोटक व संक्रमणशील सामग्री का निस्तारण। अब देखिए कचरे के अंदर कई प्रकार की सामग्री हो सकती है। हो सकता है कि उसमें कोई विस्फोटक सामग्री हो। यदि विस्फोटक सामग्री है
तो जिम्मेदार आदमियों के सामने उसको नष्ट किया जाता है। संक्रमणशील सारी कोई है तो उसको डेस्ट्रॉय किया जाता है। नेक्स्ट है कंपैक्टिंग, दबाना। आप इस कचरे को जेसीबी की सहायता से एक प्रेशर के साथ इसको नीचे दबाएंगे, फलस्वरूप वो कम से कम जगह घेरे, अदरवाइज आपको जमीन कम पड़ जाएगी और आपके पास कचरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है ढकना तथा पृथक्करण। अब इसके ऊपर वापस एक मिट्टी की कवरेज कर देंगे लाइन, और आने वाले समय में इस पर घास वगैरह उग जाएंगे। नेक्स्ट है जलाना। मान लीजिए कचरा जलने योग्य है तो इस कचरे को जला भी सकते हैं। कचरा जलाते समय में ये ध्यान रखना चाहिए कि आसपास कोई दुर्घटना का कारण ना बन जाए, कि कोई आग ज़्यादा फैल गई और वो आपको प्रॉब्लम कर रही है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में का मतलब ये है कि एक बार कचरा दबाने के बाद में आप ये मत करो कि भाई उसको जाके संभालेंगे, नहीं, उसको हम समय समय पे संभालेंगे। कोई जहरीली गैस तो नहीं बन रही है या फिर कोई रसायन, कोई दूसरी क्रियाविधि तो नहीं कर रहा है। इस प्रकार हमने आज के हमारे वीडियो में देखा कि किस प्रकार से जो भूमि का प्रदूषण है वो हमारे शरीर को किन किन चीज़ों से नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, कचरा प्रबंधन जो है, ठोस कचरा प्रबंधन हमको करना चाहिए, जिससे कि जो हमारा समाज है उसमें वो बीमारियां नहीं फैल सके। मेरे आज की वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।